एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एबीसी एलएलपी एकेडमी में। और मेरा नाम अंशिका है। आज हम एलएलपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले एक वीडियो में बेसिक एलएलपी के बारे में जाना था, आज उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे और उसके क्या क्या कंप्लायंसेस हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ITR 5 जो कि मैंडेटरी होता है। MCA कंप्लायंसेस एलएलपी के लिए मैंडेटरी होता है। एलएलपी ऑडिट, अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद कुछ टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड हो रहा है, देन वो एलएलपी ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा। कंप्लायंसेस अंडर एलएलपी एक्ट एंड रूल। एनुअल फाइलिंग सेक्शन 34 एलएलपी एक्ट। एलएलपी एनुअल रिटर्न फॉर्म 11, उसमें क्या क्या डिटेल्स जाती हैं। समरी ऑफ एलएलपी पार्टनर्स एंड इट्स चेंजेस, जो भी एलएलपी पार्टनर्स की समरीज हैं और उसके जो जो चेंजेस हैं वो हम फॉर्म 11 में डिफाइन करते हैं। उसकी ड्यू डेट क्या होती है? विदिन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8। एनुअल अकाउंट्स जितने भी होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PNL और बैलेंस शीट, वो हम किस में डिफाइन करते हैं? फॉर्म 8 में। उसकी ड्यू डेट क्या होती है? 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30 अक्टूबर एवरी ईयर। ये इसकी लास्ट डेट होती है, या फिर हम ड्यू डेट बोल सकते हैं। पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट फाइलिंग फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8। अगर हम फॉर्म 8 और फॉर्म 11 फाइल नहीं करते हैं तो हम पे क्या क्या पेनल्टी और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो है। पर डे के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ फाइन लगेगा टिल द फाइलिंग इज नॉट कम्प्लीटेड। इट इज़ फॉर बोथ फॉर्म्स, फॉर्म 11 के लिए भी और फॉर्म 8 के लिए भी। फिर फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर मैटर डेजिग्नेटेड पार्टनर का है तो पेनल्टी कितनी हो सकती है? 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। फिर एक पावर ROC को दिया जाता है कि ROC बाय नोटिफिकेशन में स्ट्राइक ऑफ द LLP एंड डिस्क्वालीफाई DP। LLP को स्ट्राइक ऑफ भी करवा सकती है ROC, और जो DP होता है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकती है। देन कंप्लायंसेस फॉर LLP ऑडिट रिक्वायरमेंट। अब LLP पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब कब आती है? तो सबसे पहला पॉइंट है ऑडिट रिक्वायरमेंट, जिनका एनुअल टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर कितने से एक्सीड होगा? 40 लाख से एक्सीड होगा, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा, तो उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या ऑडिटिंग करवानी है? तो बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और अंडर द सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर एनुअल टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफिकेशन किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से कब कब उनको लेना ज़रूरी होगा? अगर एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा होगा, देन उनको सर्टिफाइड करवाना होगा बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न के पर्सपेक्टिव से उनको क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है? अगर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, टैक्स ऑडिट की कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं हो रही है, देन क्या क्या जाएंगे? ITR 5, जिसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई ऑफ ईच असेसमेंट ईयर। और अगर टैक्स ऑडिट की कंप्लायंसेस उस पर लग रही है या फिर टैक्स कंप्लायंसेस के अंदर में वो आ रहा है, ऑडिट के दायरे में वो अगर आ रहा है, तो फिर कौन कौन से फॉर्म्स जाएंगे? ITR 5 विद फॉर्म 3CA प्लस 3CD। उसकी ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर ऑफ ईच असेसमेंट ईयर। और एक ये बहुत जनरल से पॉइंट है जिसको अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर LLP किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर डील करती है तो उनको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं? ITR 5 एंड फॉर्म 3CEB। ITR 5 अंडर सेक्शन 92E सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसकी ड्यू डेट होती है 30 नवंबर ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर। अब एक
बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि अगर सपोज हमने कोई चेंजेस किया है, कोई भी चेंजेस, बट यहाँ पे हम लोग किस चेंज के रिगार्डिंग बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर एक एलएलपी अपना करंट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है किसी और लोकेशन में, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है। तो यहाँ पे 4 केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके कंप्लायंसेस देखेंगे। विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। फिर उसके बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विद इन सेम स्टेट। उसके बाद विद इन द सेम स्टेट, विद इन द स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू जुरिडिक्शन ऑफ अनदर। एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार वो शिफ्ट हो रहा है विद इन द सेम स्टेट। फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यहाँ पे स्टेट चेंज होगा। तो एक बेसिक सा अगर हम देखेंगे प्रोसीजर होता है, पहले तो जो भी चेंजेस हो रही है उसकी नोटिस दे देनी चाहिए हमको। अमेंडमेंट करना होगा हमको एलएलपी एग्रीमेंट में, और आरओसी के साथ फॉर्म 5 एंड फॉर्म 15 फाइल करना होगा विद इन 30 डेज। प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहले तो हम बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे और जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे हम कंसेंट लेंगे। देन कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनको हम ऑथराइज करेंगे टू फाइल एन एप्लीकेशन एंड कैरी आउट द अदर प्रोसेस। जो भी बाकी प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए हम ऑथराइज करेंगे। अगर चेंज का केस ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है, तो उसमें एक अपना बेसिक चीज़ है जो नीडेड रहेगा, वो है हमको कंसेंट लेना है। जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनसे हमको कंसेंट लेना है अबाउट द चेंज। एंड देन हमको फिर उसके बाद आरओसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज बाय फाइलिंग फॉर्म 15 विद प्रिस्क्राइब्ड फी टू द रजिस्ट्रार। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट हमको अमेंड करना होगा, फिर रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा। और लास्ट में ये होगा कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो जनरल पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएंगी। तो उसके लिए हमको एक नोटिस पब्लिश करना होगा इन अ इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो इन वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द एरिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।